हाय एवरीवन। सो गाइस बेसिकली आज हम एक स्टोरी को समझेंगे और पहुंचेंगे कहाँ तक, एसडीजी गोल्स तक, कि 1970 से अभी तक 2015 तक क्या हो रहा था और अभी क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसको एक स्टोरी की तरह समझना, सब चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, एक परफेक्ट स्टोरी आपके माइंड में छप जाएगी। स्टार्टिंग फ्रॉम 1970s वहाँ पे क्या हो रहा था, एनवायरमेंट के साथ ना बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा था, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी, चेरनोबिल डिजास्टर, ऐसे ऐसे ना बहुत सारे हादसे हुए थे एनवायरमेंट के साथ। तो एनवायरमेंट बहुत जोर जोर से रोने लग गई कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, इतना पोल्यूशन हो रहा है, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तो वहाँ के जो लीडर्स थे उस टाइम पे, उन लीडर्स ने क्या सोचा कि भाई ये ना बहुत बड़ा इशू है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसके ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा, इसके ऊपर हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या रखी गई, 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस रखी गई। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस किस लिए रखी गई, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के लिए, कि एनवायरमेंट को एक ग्लोबल इशू बनाया जाए और इस पर डिस्कशन किया जाए कि हाउ टू रिक्योर इट, राइट। तो वो कहाँ पे हुई, स्वीडन में हुई। और वहाँ के क्या आउटकम्स निकल के आए, जब ये सब बातें हुई तो क्या आउटकम्स निकल के आए, उन्होंने 26 प्रिंसिपल दिए, 109 रिकमेंडेशंस दी और यूएनईपी प्रोग्राम बना, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो ये सब आउटकम्स निकल के आए, ठीक है। लेकिन इसका मेन क्वेश्चन ये था कि वहाँ पे अभी देखो डेवलप्ड कंट्रीज भी होती हैं और डेवलपिंग कंट्रीज भी होती हैं, इन दोनों में क्या फर्क है। डेवलप्ड कंट्रीज जो डेवलप हो चुकी है अच्छे से, वहाँ पे सारी तरह की डेवलपमेंट है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अभी पुअर कंट्रीज हैं, वो अभी डेवलप हो रही हैं, वहाँ पे चीज़ें अभी बन रही हैं, वहाँ पे अभी सब चीज़ें बनी नहीं हैं, कुछ चीज़ें अंडर डेवलप्ड हैं, तो वो चीज़ें अभी बन रही हैं। तो वहाँ पे वो चीज़ का इशू बना, इंडिया जैसी कंट्री जब नॉन डेवलप्ड कंट्री थी, उस टाइम पे इतनी डेवलप नहीं थी, तो वहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ कि यार हम एनवायरमेंट को बचाएं या डेवलपमेंट करें, पहले हम एनवायरमेंट को बचाएं या डेवलपमेंट करें। तो ये बहुत बड़ा इशू था, जिसका सॉल्यूशन किसने दिया, इन 1987 ब्रूटलैंड रिपोर्ट में, जिसका मेन थीम था क्या, अवर कॉमन फ्यूचर। उसने क्या बोला कि भाई दोनों करो, एनवायरमेंट भी बचाओ और डेवलपमेंट भी करो। उसने बोला कि भाई आज के टाइम पे तुम अपनी नीड्स भी फुलफिल करो, लेकिन फ्यूचर नीड्स के लिए अपने एनवायरनमेंट को बचा के भी रखो। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें क्या हुआ कि ब्रूटलैंड रिपोर्ट ने कॉन्सेप्ट दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सिर्फ बता दिया, तुमको सोल्यूशन दे दिया, अब आगे तुम्हारी सरदर्दी है, ठीक है। अब इसका रोड मैप कहाँ से लें, उन्होंने बोला कि यार अब हम करें कैसे कैसे, ये तो पता चल गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, पर हम करें कैसे कैसे। उसके लिए क्या आई, 1992 में अर्थ समिट आई। अर्थ समिट, जिसको हम रियो समिट भी बोलते हैं, जो कहाँ हुई थी, ब्राजील, रियो डे जेनेरियो में, ब्राजील में हुई थी, जिसका मेन फंडा यही था कि भाई हम रोड मैप प्रोवाइड करेंगे कि हमें कैसे 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 डेवलपमेंट को अचीव करना है, इस गोल को अचीव करना है। तो उसके बेसिस पे कितने डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे, आउटकम क्या क्या थे, 5 डॉक्यूमेंट्स आए, जिसमें से 3 जो थे वो नॉन लीगली बाइंडिंग थे। मतलब आप को प्रिंसिपल्स दे दिए, आपको करने चाहिए ये, पर अगर आप नहीं भी करोगे तो आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। बट उसमें से जो 2 थे, 5 में से जो दो थे ना, वो लीगली बाइंडिंग थे, वो आपको करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो 3 थे वो कौन से थे, एक तो था एजेंडा 21, एक था रियो डिक्लेरेशन और एक था फॉरेस्ट प्रिंसिपल। अब जो रियो डिक्लेरेशन था उसमें भी कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए थे, 26 प्रिंसिपल्स उसमें दिए गए थे, और कुछ मेन, बहुत ज्यादा मेन प्रिंसिपल्स मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हूँ, ट्रिपल पी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, सीबीडीआर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल उन्होंने दिए थे कि आप ऐसे ऐसे करके इनको अचीव कर सकते हो। एजेंडा 21 वाज द एक्शन प्लान विद 40 चैप्टर्स, उसने 40 चैप्टर्स दिए थे, जिसमें उसने बहुत बड़ा रोड मैप दिया था। थर्ड वाज फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, क्या आप फॉरेस्ट की कंजर्वेशन कैसे कर सकते हो, वो सब चीजें हो गई थी। मैं इसमें अभी डीप में नहीं जा रही, मैं सिर्फ रोड मैप बता रही हूँ अभी, आप सिर्फ अभी के लिए फ्लो चार्ट को याद रखो, डीप डिस्कशन में नेक्स्ट शॉट में करूंगी। नेक्स्ट 2 जो लीगली बाइंडिंग थे, उसमें से एक क्या था, सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, और एक था यूएनएफसीसीसी, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब सीबीडी जो था उसके अंदर 2 प्रोटोकॉल्स थे, कार्टेगना प्रोटोकॉल एंड नगोया प्रोटोकॉल। अब बायोडाइवर्सिटी है तो सारी बायोडाइवर्सिटी बायोसेफ्टी की बात होगी, तो जो कार्टेगना प्रोटोकॉल था वो किसके लिए था, बायोसेफ्टी के लिए। जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एलएमओज का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो सेफली होना चाहिए, बायोसेफ्टी होनी चाहिए। सेकेंड वॉज नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल में था कि एक्सेस एंड इक्विटेबल शेयरिंग की बात हुई थी। एंड इन यूएनएफसीसीसी वाज फॉर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, बेसिकली क्लाइमेट चेंज की बात हुई, जिसमें जीएचजी एमिशन, जो ग्लोबल वार्मिंग गैसेज हैं, उनका एमिशन रोकने के लिए, उनका कम करने के लिए, ताकि क्लाइमेट को ज्यादा अफेक्ट ना करे, उसके ऊपर बेसिक डिस्कशन था, जिसके अंदर 2 प्रोटोकॉल आए। फर्स्ट वाज क्योटो प्रोटोकॉल एंड सेकंड वाज पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल 1992 में ही आया, पेरिस एग्रीमेंट जो था वो 2015 में आया। पर क्योटो प्रोटोकॉल ज्यादा चला इसलिए नहीं क्योंकि वो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के लिए था, डेवलपिंग के नहीं था, जबकि पेरिस एग्रीमेंट सभी कंट्रीज के लिए इक्वली था, ठीक है। तो ये 5 चीजें आपको याद रखनी है, इसका आउटकम क्या निकला, ठीक है। अब इसके 10 साल बाद ये सब चीजें अर्थ समिट में हुई थी, 1992 में ये 5 चीजें हुई थी और इसके 5 आउटकम्स निकले थे। इसके बाद 10 साल बाद इसकी चेकिंग होती है रियो +10 में।
1992 के 10 साल बाद कौन सा ईयर आएगा? 2002। जोहान्सबर्ग में रियो प्लस 10 समिट होती है, वर्ल्ड समिट जिसको हम बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो अर्थ समिट में हमने प्रिंसिपल्स दिए थे, क्या उन पे सही से काम हो रहा है या नहीं, उसका कितना इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं, उसकी रिवैल्यूएशन के लिए ये समिट रखी गई थी। अब इसी समिट के ठीक 10 साल बाद 2002 के 10 साल बाद क्या आएगा? 2012 में फिर से रियो डी जेनेरियो में रियो प्लस 20 समिट रखी गई थी, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, ठीक है, जहां पे फिर से रिवैल्यूएशन हुआ कि क्या कुछ सही चल रहा है, हमें क्या कुछ चीजें ऐड करनी चाहिए। वहां पे एडिशन के लिए भी बात हुई कि हमें और क्या करना चाहिए जिससे ये चीजें बहुत जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट हो जाए और बहुत जल्दी से जल्दी हमारी फ्यूचर नीड्स फुलफिल हो जाए। उसकी वजह से उसका जो आउटकम निकला, उसकी वजह से क्या आया? 2017 में क्या आए? एसडीजी गोल्स आए, जो आज हम पढ़ते हैं ना, 17 गोल्स 169 टारगेट्स वाले, वो इन्हीं सब चीजों का सोल्यूशन था। रियो प्लस 20 को सबसे बड़ा सोल्यूशन माना जाता है किसके लिए? एसडीजी गोल्स के लिए, जो जिन पे हम अभी भी वर्क कर रहे हैं टिल 2030, राइट। तो ये थी पूरी कहानी एनवायरमेंट की कि कैसे कैसे एसडीजी गोल्स आए। इसके अंदर और भी चीजें हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वीना कन्वेंशन, ये सब चीजें मैं नेक्स्ट शॉर्ट में डिस्कस करूंगी, जहां पे ओजोन लेयर को लेकर बात चलेगी, ठीक है। तो इनका अलग अलग फ्लो चार्ट बना, आपको चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। अभी सिर्फ रोड मैप बताया मैंने, मैं इसका डीप डिस्कशन भी लेके आऊंगी। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।